हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। प्रीवियस वीडियो में हमने मध्य प्रदेश की सामान्य जानकारी के बारे में पढ़ा था और आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश के गठन के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश के गठन से। मध्य प्रदेश का गठन पढ़ने से पहले हम जानेंगे भारत के राज्यों का पुनर्गठन कैसे हुआ। तो आपको पता होगा कि 15 अगस्त 1947 को 1947 को जब देश आजाद हुआ तो उस समय संपूर्ण जो देश था वो 565 देशी रियासतों में बटा हुआ था और इन रियासतों का एकीकरण करने का कार्य जो था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया। लेकिन उनमें से कुछ रियासतें थी, एकीकरण से मतलब 565 देशी रियासतें थी, उनमें हमारा भारत देश बटा हुआ था और हर एक रियासत का एक प्रमुख राजा हुआ करता था जो कि उस रियासत का शासन संभाला करता था। इन सभी रियासतों को एकत्रित करने का जो कार्य है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया। लेकिन कुछ रियासतें उनमें से ऐसी थीं जो कि स्वतंत्र रहना चाहती थी, यानी भारत में विलय नहीं होना चाहती थी। उनमें से जो पहली रियासत थी वो थी जूनागढ़ की रियासत और इस रियासत का जो नवाब था, इस रियासत का नवाब महावत खां था जो कि पाकिस्तान में मिलना चाहता था, यानी भारत में उसकी मिलने की मंशा नहीं थी, वो पाकिस्तान में मिलना चाहता था, पाकिस्तान में शामिल होने की उसकी मंशा थी। लेकिन सरदार वल्लभ भाई के पटेल के यानी सरदार वल्लभ भाई जिन्हें कि लौह पुरुष भी कहा जाता है, उनके प्रयासों से जनमत संग्रह कराया गया। जनमत संग्रह यानी जन यानी जनता, मत मतलब वोट, यानी जनमत, जन मतलब जनता का वोट, जनता का मत किस ओर है, तो जनमत संग्रह कराया गया और जो अधिकतम बहुल्य जनसंख्या थी उसने भारत में मिलने की, भारत और पाकिस्तान, आपको पता है 1947 में इंडिया और पाकिस्तान दो स्वतंत्र राष्ट्र बने थे और जिसमें जो मैक्सिमम जनसंख्या थी यानी बहुसंख्यक जनसंख्या थी जूनागढ़ की, वो भारत में मिलने की सहमति जताई। इस प्रकार जूनागढ़ को भारत में मिला लिया गया और जो सेकेंड रियासत थी वो थी जम्मू कश्मीर की रियासत, दूसरी रियासत जम्मू कश्मीर की रियासत। और इस रियासत के राजा कौन थे? राजा हरि सिंह थे। तो जैसे ही 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ तो पाकिस्तान की जो सेना थी उसने, पाकिस्तान की जो आर्मी ने कबीलाइयों के बेस में, जो लोकल कबीले होते हैं उनके बेस में जम्मू कश्मीर रियासत पर हमला कर दिया और वहां के राजा जो हरि सिंह थे उनको लगा कि अगर हमने भारत से मदद नहीं मांगी तो हो सकता है कि जम्मू कश्मीर को उनको गंवाना पड़ जाए। तो राजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी और भारत, कोई भी देश है वो दूसरे देश में तब तक हस्तक्षेप नहीं कर सकता जब तक कि कोई संधि ना हो। तो इस प्रकार राजा हरि सिंह ने भारत में अपने राज्य को यानी जम्मू कश्मीर को भारत में विलय करने पर सहमति जताई। इस प्रकार विलय पत्र पर हस्ताक्षर द्वारा जम्मू कश्मीर को भारत में शामिल कर लिया गया और आगे चलकर जम्मू कश्मीर को कुछ विशेष प्रावधान किए गए जिसे आर्टिकल यानी अनुच्छेद 370 के रूप में जाना जाता है। साथ ही जैसे ही भारत, जम्मू कश्मीर का विलय भारत में हुआ तो भारत की जो सेना थी उसने पाकिस्तानी आर्मी को खदेड़ दिया जम्मू कश्मीर से और जम्मू कश्मीर को की रक्षा की। और इस प्रकार आगे चल के अनुच्छेद 370 में जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया, उसको कुछ विशेष प्रावधान दिए गए। लेकिन हाल ही में वर्ष 2019 में बीजेपी के द्वारा इनको समाप्त कर दिया गया, यानी धारा 370 के कुछ प्रावधानों को समाप्त कर दिया गया और दो केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। पहला है जम्मू कश्मीर, दूसरा है लद्दाख और जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो केंद्र शासित प्रदेशों में डिवाइड किया गया। इसके बाद हम पढ़ते हैं, इस प्रकार संपूर्ण रियासतों का विलय कर इन्हें राज्यों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया। यानी जो भारत की 565 देशी रियासतें थी, इन रियासतों को, संपूर्ण रियासतों को भारत में विलय कर लिया गया और इनको 4 श्रेणियों में बांटा गया। पहली श्रेणी थी श्रेणी ए, श्रेणी बी, श्रेणी सी और श्रेणी डी। 4 श्रेणियां थी, श्रेणी ए, श्रेणी बी, श्रेणी सी और श्रेणी डी। तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग उठने लगी। जैसे ही भारत देश आजाद हुआ और इनका विलय कर लिया गया देशी रियासतों का, तो अलग अलग जो रियासतें थी, अलग अलग जो रियासत थी उनमें अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी, अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग भाषाएं थी। तो उस परिस्थिति को देखते हुए भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग उठने लगी कि अब
जो राज्यों का गठन किया जाए तो वो भाषाई आधार पर किया जाए, जहां जिस भाषा का बाहुल्य है उस आधार पर उस राज्य का गठन किया जाए। ठीक है, तो जिसे स्वीकार करते हुए एस के धर समिति ने, कौन सी समिति, एस के धर समिति का गठन किया गया, जिसने उस रिपोर्ट के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को अस्वीकार कर दिया। यानी एस के धर समिति ने सबसे पहले भाषाई आधार के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को अस्वीकार कर दिया, यानी उसे खारिज कर दिया गया। और एस के धर समिति की रिपोर्ट आने के पश्चात राज्यों के पुनर्गठन की मांग और तीव्र हो गई। जैसे ही उसने मना किया कि राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर नहीं होगा, और जो मांग की जा रही थी वह और तीव्र हो गई, यानी और उग्र हो गई। इसके परिणाम स्वरूप जेवीपी समिति का गठन किया गया। इस समिति ने भी भाषा के आधार पर जो राज्यों का पुनर्गठन था उसे अस्वीकार कर दिया। यानी दोनों समिति कौन सी थी, एस के धर समिति और जेवीपी समिति ने भी भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को अस्वीकार कर दिया गया। और जेवीपी समिति की रिपोर्ट आने के पश्चात मद्रास राज्य के रहने वाले, आपने पढ़ा होगा, मद्रास राज्य के रहने वाले तेलुगु भाषियों के आंदोलनकर्ता कौन थे, श्री पोट्टी रामुलु ने भूख हड़ताल कर दी। पोट्टी श्री रामुलु ने भूख हड़ताल प्रारंभ कर दी। और इस आंदोलन के दौरान श्री रामुलु जी की मृत्यु हो जाती है। और उनकी मृत्यु के पश्चात परिस्थितियों को देखते हुए 1 अक्टूबर 1953 को प्रथम भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया जाता है। यानी जेवीपी समिति की रिपोर्ट आने के पश्चात क्या होता है, यानी पहले एस के धर समिति ने, उसके बाद जेवीपी समिति, दोनों ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को अस्वीकार किया। उसके बाद क्या हुआ, मद्रास राज्य के रहने वाले थे तेलुगु भाषियों में आंदोलन प्रारंभ हुआ। और आंदोलनकर्ता, जो मुख्य आंदोलनकर्ता थे, उनके नेता थे श्री रामुलु जी, यानी श्री पोट्टी श्री रामुलु जी थे। उन्होंने भूख हड़ताल पर बैठ गए और लगभग 53 दिन, लगभग कुछ दिन भूख हड़ताल पर बैठने के बाद उनकी जो मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण जो सरकार को झुकना पड़ता है। और श्री रामुलु की मृत्यु के पश्चात तत्कालीन वहां की परिस्थितियों को देखते हुए 1 अक्टूबर 1953 को प्रथम भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था, तो वो था आंध्र प्रदेश। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब काफी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 1 अक्टूबर 1953 को भाषाई आधार पर गठित पहला राज्य कौन सा बना, आंध्र प्रदेश बना। इस बाद नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश राज्य के गठन के पश्चात आंध्र प्रदेश, जैसे ही आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ, अन्य राज्यों में भी भारी आंदोलन होना प्रारंभ हो गए। और इसके परिणाम स्वरूप केंद्र सरकार द्वारा 22 दिसंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन करना पड़ा। यानी 22 दिसंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग गठित किया गया, जिसके अध्यक्ष कौन थे, सैयद फजल अली। इसके अध्यक्ष थे सैयद फजल अली थे। और अन्य दो सदस्य थे, एक थे हृदयनाथ कुंजरू, दूसरे थे के.एम. पनिक्कर। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे पहले राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ, तो राज्य पुनर्गठन आयोग का जो गठन है वो हुआ 22 दिसंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ। और जो इसके अध्यक्ष कौन बने, इसके जो अध्यक्ष थे वो थे सैयद फजल अली, इसके अध्यक्ष बने। और इसके सदस्य कौन थे, दो सदस्य थे, हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पनिक्कर इसके सदस्य थे। इस आयोग के सदस्य थे हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पनिक्कर इसके सदस्य थे। और इसके अध्यक्ष जो थे वो थे सैयद फजल अली, इसके अध्यक्ष थे। इसके बाद इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 1955 में प्रस्तुत की, जिनमें कुछ संशोधन करने के पश्चात केंद्र सरकार ने राज्य पुनर्गठन अधिनियम, अभी क्या हुआ था, राज्य पुनर्गठन आयोग गठित हुआ था। क्या हुआ था, राज्य पुनर्गठन आयोग गठित हुआ था 22 दिसंबर 1953 को। इसके अध्यक्ष फजल अली थे और सदस्य हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पनिक्कर थे। लेकिन
इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, उसमें कुछ संशोधन किए गए। संशोधन करने के पश्चात राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब बना? 1956 में। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में पारित किया गया और भारत के 14 राज्य यानी 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, 6 केंद्र शासित राज्यों का गठन किया गया और 1 नवंबर 1956 को ही मध्य प्रदेश का गठन किया गया और 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का फाइनली गठन हुआ। इसीलिए 1 नवंबर को मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको याद रखना है। इसके बाद 15 अगस्त से लेकर 1 नवंबर 1956 की स्थिति हम जानते हैं। 15 अगस्त से लेकर 1 नवंबर 1956 की स्थिति, इस तत्कालीन मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है वो 4 राज्यों में बटा हुआ था। जो तत्कालीन मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र था वो 15 अगस्त से लेकर, जब भारत आजाद हुआ 15 अगस्त से लेकर और मध्य प्रदेश का गठन हुआ 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ। इस ड्यूरेशन में जो मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र था वो 4 राज्यों में बटा हुआ था, जो राज्यों को 3 श्रेणियों में बांटा गया था। 3 श्रेणियां कौन कौन सी थी? 4 राज्यों में बटा था, 3 श्रेणियों में बांटा गया था। श्रेणी कौन सी थी? श्रेणी ए, श्रेणी बी, श्रेणी सी। 4 राज्य कौन से थे? सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार पहला, दूसरा था मध्य भारत, तीसरा था विंध्य प्रदेश, चौथा था भोपाल। तो सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार श्रेणी कौन सी कहलाती थी? श्रेणी ए कहलाती थी। मध्य भारत श्रेणी बी कहलाती थी और विंध्य प्रदेश और भोपाल ये श्रेणी सी के अंतर्गत आते थे। आप याद कर लीजिए, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार श्रेणी ए, मध्य भारत श्रेणी बी और विंध्य प्रदेश और भोपाल श्रेणी सी में। विंध्य प्रदेश में अपना आ जाता है रीवा, सतना वगैरह, जो विंध्य प्रदेश विंध्याचल आ जाता है और उसके बाद भोपाल जो श्रेणी सी में आते थे, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार श्रेणी ए में, मध्य भारत श्रेणी बी में। इसके बाद सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार के बारे में जानेंगे। सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार श्रेणी ए, अंग्रेजों ने तत्कालीन महाकौशल यानी जबलपुर के आसपास का क्षेत्र, महाकौशल और नागपुर क्षेत्र को मिलाकर, नागपुर जो है वो महाराष्ट्र का, वर्तमान महाराष्ट्र का क्षेत्र है, तो नागपुर क्षेत्र को मिलाकर नवंबर 1861 को सेंट्रल प्रोविंस यानी मध्य प्रांत नाम क्षेत्र का गठन किया। यानी अंग्रेजों ने महाकौशल और नागपुर क्षेत्र को मिलाकर नवंबर 1861 को सेंट्रल प्रोविंस यानी मध्य प्रांत नामक क्षेत्र का गठन किया, जिसे आगे चलकर हैदराबाद रियासत से बरार क्षेत्र को मध्य प्रांत में मिला लिया गया। जो हैदराबाद रियासत की बरार क्षेत्र था उसे मध्य प्रांत में, ये था ना मध्य प्रांत, सेंट्रल प्रोविंस यानी मध्य प्रांत का गठन किया था अंग्रेजों ने, इसमें बरार क्षेत्र को मिला लिया गया, इसलिए इसे सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार के नाम से जाना जाता है। श्रेणी को क्या नाम से जाना जाता है? सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार के नाम से जाना जाता है। स्वतंत्रता के पश्चात इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ क्षेत्र की, महाकौशल क्षेत्र की और विदर्भ क्षेत्र की लगभग 15 रियासतों को शामिल किया गया था। स्वतंत्रता के पश्चात इसमें कौन कौन शामिल था? छत्तीसगढ़ क्षेत्र की रियासतें थी, महाकौशल क्षेत्र की रियासत थी, विदर्भ यानी महाराष्ट्र क्षेत्र की रियासतें थी। लगभग 15 रियासतों को इसमें शामिल किया गया था और राज्यों को श्रेणी ए के अंतर्गत रखा गया था। कौन सी श्रेणी थी? श्रेणी ए के अंतर्गत रखा गया था। इसे महाकौशल और मध्य प्रांत के नाम से भी जाना जाता है। इसको क्या नाम से जाना जाता है? महाकौशल और मध्य प्रांत के नाम से भी जाना जाता है। इस राज्य की राजधानी क्या थी? नागपुर में। ये पूछा जाता है कि जो सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार जो है, तो इस राज्य की राजधानी क्या थी? नागपुर थी। ठीक है, तो इस राज्य की राजधानी सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार श्रेणी ए, इसकी राजधानी नागपुर को बनाया गया, जिसके मुख्यमंत्री कौन थे? और इस क्षेत्र के मुख्यमंत्री थे पंडित रविशंकर शुक्ल। और इसकी राजधानी कब बनाया गया? मध्य प्रदेश के गठन के पहले की बात चल रही है,
इसकी राजधानी नागपुर को बनाया गया और इसके जो मुख्यमंत्री बने वो कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ल बने। इसके बाद 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ, तब विदर्भ क्षेत्र के 8 मराठी भाषी जिले 1 नवंबर 1956 की बात करते हैं, जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ, तब विदर्भ यानी जो महाराष्ट्र क्षेत्र है, महाराष्ट्र के 8 मराठी भाषी जिले। आपको पता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग जो 1956 में आया तो वो भाषाई आधार पर आया था। भाषाई आधार यानी जिस राज्य में यानी मतलब जिस क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती थी उसके आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग की गई, यानी राज्यों का गठन जिस क्षेत्र में जो भाषा है उसी भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग की गई थी। तो विदर्भ क्षेत्र के 8 मराठी भाषी जिले कौन कौन से थे? अमरावती, अकोला, वर्धा, यवतमाल, बुल्ढाना, भंडारा, चांदा और नागपुर को तत्कालीन बॉम्बे प्रांत यानी महाराष्ट्र में शामिल कर लिया गया। ठीक है, 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ, तब विदर्भ जो क्षेत्र था, विदर्भ क्षेत्र के 8 मराठी भाषी जिले थे। कौन कौन से थे? अमरावती, अकोला, वर्धा, यवतमाल, बुल्ढाना, भंडारा, चांदा और नागपुर को तत्कालीन बॉम्बे प्रांत यानी महाराष्ट्र में शामिल किया गया और शेष भाग को, जो अन्य भाग था, उसको मध्य प्रदेश में मिला लिया गया। दूसरा पॉइंट जो है मध्य भारत श्रेणी बी। श्रेणी बी में क्या पढ़ेंगे हम? स्वतंत्रता के पश्चात मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम और मालवा क्षेत्र की 25 रियासतों को मिलाकर, यानी स्वतंत्रता के पश्चात 1947 के बाद मध्य प्रदेश के उत्तर और पश्चिम में और मालवा क्षेत्र के 25 रियासतों को यानी 25 रियासतों को मिलाकर 22 अप्रैल 1948 को मध्य भारत नामक राज्य का गठन किया गया। किन किन को मिलाया गया? मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम में, यानी मध्य प्रदेश के जो उत्तर पश्चिम का क्षेत्र है, ठीक है, मध्य प्रदेश का उत्तर पश्चिम का क्षेत्र और मालवा क्षेत्र को मिलाकर, मालवा क्षेत्र की 25 रियासतों को मिलाकर 22 अप्रैल 1948 को मध्य भारत नामक राज्य का गठन किया गया, जिसके राज्य प्रमुख कौन बनाए गए? जिसके जो राज्य प्रमुख है वो जीवाजी राव सिंधिया बनाए गए। जिसके राज्य प्रमुख कौन बनाए गए? जीवाजी राव सिंधिया बनाए गए। और उप राज्य प्रमुख कौन बनाए गए? यशवंत राव होलकर बनाए गए। ठीक है, दो चीजें आपको याद रखना है कि श्रेणी बी के अंतर्गत स्वतंत्रता के पश्चात मध्य प्रदेश के जो उत्तर पश्चिम का क्षेत्र है और मालवा का क्षेत्र है, इनकी 25 रियासतों को मिलाकर, इनकी 25 रियासतों को मिलाकर 22 अप्रैल 1948 को मध्य भारत नामक राज्य का गठन किया गया, जिसके प्रमुख कौन थे? जीवाजी राव सिंधिया थे। और उप राज्य प्रमुख कौन थे? यशवंत राव होलकर को बनाया गया। इसके बाद मध्य भारत की 2 राजधानियां कौन सी थी? एक थी इंदौर, दूसरी थी ग्वालियर थी। मध्य भारत की 2 राजधानियां कौन सी थी? एक थी इंदौर, दूसरी थी ग्वालियर थी, जिसमें कि इंदौर जो थी वो ग्रीष्मकालीन राजधानी थी, यानी गर्मियों की राजधानी थी, और ग्वालियर जो थी वो शीतकालीन राजधानी बनाई गई। नेक्स्ट आते हैं, मध्य भारत के प्रथम मुख्यमंत्री जो थे लीलाधर जोशी थे। मुख्यमंत्री कौन थे? मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? लीलाधर जोशी। और फिर क्रमशः गोपी कृष्ण विजयवर्गीय, तख्तमल जैन, मिश्रीलाल गंगवाल और फिर तख्तमल जैन बने। इसके बाद 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश का गठन किया गया, तब मंदसौर जिले की ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है। 1 नवंबर 1956 को जैसे ही मध्य प्रदेश का गठन हुआ, उस समय जो मंदसौर जिला है उसकी भानपुर तहसील के सुनील टप्पा नामक क्षेत्र को राजस्थान में शामिल कर लिया गया। एक क्वेश्चन पूछा जाता है 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश के गठन के समय किस जिले की मतलब कौन सी तहसील, कौन से क्षेत्र को राजस्थान में मिला लिया गया? तो मंदसौर जिले की
भानपुर तहसील के सुनील टप्पा नामक क्षेत्र को राजस्थान में मिला लिया गया। और राजस्थान की जो सिरोंज क्षेत्र था, राजस्थान का जो सिरोंज क्षेत्र था उसको किस में मिला लिया गया? विदिशा में मिला लिया गया। एक पॉइंट इंपोर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश का गठन किया गया, उस समय मंदसौर जिले की भानपुर तहसील के सुनील टप्पा को राजस्थान में मिला लिया गया। सुनील टप्पा क्षेत्र को राजस्थान में मिला दिया गया और राजस्थान के सिरोंज क्षेत्र को विदिशा में मिला लिया गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो है विंध्य प्रदेश श्रेणी सी। अब हम पढ़ेंगे श्रेणी सी के बारे में, विंध्य प्रदेश के बारे में। स्वतंत्रता के पश्चात बुंदेलखंड और बघेलखंड की 38 रियासतों को मिलाकर 12 मार्च 1948 को विंध्य राज्य का गठन किया गया। विंध्य श्रेणी सी के बारे में पढ़ेंगे। स्वतंत्रता के पश्चात, जैसे देश आजाद हुआ उसके पश्चात बुंदेलखंड और बघेलखंड की जो 38 रियासतें थी उनको मिलाकर 12 मार्च 1948 को विंध्य प्रदेश का गठन किया गया। आगे चलकर 4 अप्रैल 1948 को विंध्य प्रदेश के राज्य प्रमुख कौन बनाए गए? मार्तंड सिंह को बनाया गया। आगे चलकर 4 अप्रैल 1948 को विंध्य प्रदेश का राज्य प्रमुख मार्तंड सिंह को बनाया गया और इसके 2 अलग अलग मंत्रिमंडलों का गठन किया गया। विंध्य प्रदेश के 2 अलग अलग मंत्रिमंडलों का गठन किया गया। पहला जो मंत्रिमंडल था वो था बुंदेलखंड मंत्रिमंडल। इसका मुख्यालय किसको बनाया गया? नौगांव में बनाया गया। जिसके प्रधानमंत्री कौन थे? जिसके प्रधानमंत्री बनाए गए कामता प्रसाद को बनाया गया। दूसरा जो मंत्रिमंडल था वो था बघेलखंड मंत्रिमंडल। इसका मुख्यालय रीवा को बनाया गया और जिसके प्रधान जो मंत्री बने वो बने अवधेश प्रताप सिंह बने। रीवा से संबंधित थे अवधेश प्रताप सिंह, उसके प्रधान जो मंत्री बने। और बुंदेलखंड मंत्रिमंडल नौगांव में बनाया गया जिसके प्रधानमंत्री थे कामता प्रसाद बने। आगे चलकर 3 जून 1948 को बुंदेलखंड बघेलखंड के मंत्रिमंडलों को मिलाकर एक विंध्य प्रदेश मंत्रिमंडल बनाया गया। यानी दोनों मंत्रिमंडलों को मिला दिया गया और एक विंध्य प्रदेश मंत्रिमंडल का गठन किया गया जिसकी राजधानी क्या थी? रीवा थी। एक कॉमन राजधानी थी जिसकी राजधानी थी रीवा थी। और प्रधानमंत्री कौन बने? अवधेश प्रताप बने और उप प्रधानमंत्री कामता प्रसाद को बनाया गया। आगे चलकर 1952 में 1952 में संपूर्ण देश के साथ साथ विंध्य प्रदेश राज्य में भी चुनाव हुए और 60 निर्वाचित प्रतिनिधियों की विधायकी बनी और 60 निर्वाचित जो प्रतिनिधि थे उनकी विधायकी बनी जिसके मुख्यमंत्री शंभुनाथ शुक्ल बने। जिसके मुख्यमंत्री कौन बने? शंभुनाथ शुक्ल बने। इसके बाद 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ तो संपूर्ण विंध्य प्रदेश राज्य को मध्य प्रदेश में मिला लिया गया। 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ तो संपूर्ण जो विंध्य प्रदेश था उसको किस में मिला लिया गया? मध्य प्रदेश में मिला लिया गया। चौथा आते हैं भोपाल रियासत पर। भोपाल रियासत जो कि श्रेणी सी का भाग है, श्रेणी सी के अंतर्गत आता है भोपाल रियासत। इसमें स्वतंत्रता के समय भोपाल रियासत के जो नवाब थे कौन थे? हमीदुल्ला खां थे। यानी स्वतंत्रता के समय जो भोपाल रियासत थे वहां के नवाब कौन थे? हमीदुल्ला खां थे। हमीदुल्ला खां वहां के नवाब थे जिसने अपनी रियासत को स्वतंत्र रखने का फैसला लिया था। यानी भोपाल रियासत भी ऐसी थी जो कि स्वतंत्र रहना चाहती थी। वहां के नवाब जो थे वो स्वतंत्र रहने का फैसला लिया था और कुछ समय तक वह स्वतंत्र रहने का फैसला किया और कुछ समय तक स्वतंत्र रियासत के रूप में कार्य भी किया। यानी कुछ समय तक वो स्वतंत्र रियासत भी रही, लेकिन आगे चलकर 1 जून 1949 को भोपाल रियासत का विलय भारत संघ में कर लिया गया। तो आपसे पूछा जाए कि भोपाल रियासत का विलय भारत संघ में कब किया गया तो 1 जून 1949 यानी 1 जून 1949 को
भोपाल रियासत का जो विलय है भारत संघ में कर लिया गया। आगे चलकर राज्य का दर्जा देते हुए राज्यों को श्रेणी सी में शामिल किया गया और जो भोपाल जो आगे चल के रियासत थी उसको राज्य का दर्जा देते हुए उसको श्रेणी सी में शामिल किया गया और आगे जाकर 1952 में इसके मुख्यमंत्री डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा बने। जो भोपाल जो राज्य का दर्जा श्रेणी सी में शामिल किया गया और इसके जो मुख्यमंत्री बने, कौन बने? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा बने, जो 1956 तक मुख्यमंत्री रहे। 1956 तक राज्यों के पुनर्गठन तक मुख्यमंत्री रहे और 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश के गठन के समय भोपाल राज्य को मध्य प्रदेश में मिला लिया गया। 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ उस समय भोपाल राज्य को मध्य प्रदेश में विलय कर लिया गया। इस प्रकार राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार श्रेणी ए मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और भोपाल राज्य को मिलाकर एक नवीन राज्य का गठन किया गया जिसका नाम क्या था? मध्य प्रदेश था। और जो भोपाल रियासत थी वो उस समय सीहोर जिले की एक तहसील हुआ करती थी। ठीक है, तो ये था मध्य प्रदेश के